हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 19। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 352 जो कि आईपीसी की धारा 504 के समरूप है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान। यह धारा अभद्र तथा अपमानकारी भाषा प्रयुक्त किए जाने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने का हो। अपमान शब्दों या आचरण द्वारा किया जा सकता है। यदि अपमान शब्दों द्वारा किया गया है तो इस धारा के अंतर्गत अभ्यारोपित होने के लिए वे केवल अशिष्टता की कोटि से कुछ अधिक गंभीर स्वरूप के होने चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन मात्र इस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति का अपमान करना हो तथा ऐसे अपमान द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार प्रकोपित किया जाना चाहिए ताकि वह या तो लोक शांति को भंग करे या कोई अन्य अपराध करे। इस धारा के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। किसी व्यक्ति को शासय जानबूझकर अपमानित करना ताकि वह प्रकोपित हो जाए, तथा नंबर दूसरा, अभियुक्त द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से प्रकोपित किया गया हो या इस ज्ञान के साथ प्रकोपित किया गया हो कि परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति लोक शांति भंग करेगा या अन्य कोई अपराध करेगा। इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त शब्द अपमानकारी हो और व्यक्ति के प्रति अवमान कंटेम्प्ट प्रदर्शित करते हों, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हों। इन शब्दों को गाली के रूप में भी किया गया हो, गाली के रूप में भी प्रयोग किया गया हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को हरामजादा, बास्टर्ड, सुअर, पिग या बेहुदा कहना, संबोधित करना। अवधानी बिस्वाल बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में अब निर्धारित किया गया कि इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी लोक सेवक को अभियोजित करने की पूर्व मंजूरी तभी आवश्यक होगी यदि उसका कृत्य उसके कार्यालयीन कर्तव्य का एक अंग हो, परंतु यदि वह पुलिस लॉकअप में रखे गए किसी व्यक्ति को अपमानित करता है तो उसके अभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सेराई बेहरा बनाम विपिन बिहारी रॉय के बाद में निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के प्रति भड़कावे में आकर कही गई अपमानकारी अशिष्ट गालियां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बचाव के अंतर्गत क्षम्य नहीं होगी और दोषी व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए परिवाद में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त किए गए निश्चित अपमानकारी शब्दों या उनके सार का उल्लेख नहीं किया हो तो ऐसे परिवाद पर आगे कार्रवाई नहीं किया जा सकेगी और आरोप रद्द कर दिया जाएगा। अतः जहां परिवाद में परिवादनी ने केवल यह शिकायत की हो कि उसके द्वारा किराए के मकान से बेदखली की कार्रवाई का प्रतिरोध किए जाने के कारण मकान मालिक ने उसके प्रति अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर उसे अपमानित किया तथा परिवाद में अभियुक्त द्वारा वास्तव में प्रयोग किए गए निश्चित शब्दों का उल्लेख न हो तो परिवाद खारिज किए जाने योग्य होगा। जोध सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1951 3226 इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। यह निर्धारित करने के लिए कि कथित अभद्र शब्द इस धारा के अपराध की परिधि में आते हैं अथवा नहीं, न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि घटना के समान अनुक्रम में उन शब्दों का क्या प्रभाव होगा, न कि इस बात पर कि उन पर अपमानकारी शब्दों की परिवादी पर क्या प्रतिक्रिया हुई। केवल इस तथ्य से कि कथित अशिष्ट शब्दों की प्रतिक्रिया स्वरूप एक शांत स्वभाव वाले व्यक्ति ने लोक शांति भंग नहीं किया, वह हिंसा पर नहीं उतर आया, यह नहीं कहा जा सकेगा कि इस धारा का अपराध घटित नहीं हुआ है। उदाहरण, जहां इस धारा के अपराध के लिए अभ्यारोपित 3 अभियुक्तों में से एक ने परिवादी से कहा, हरामजादे बाहर निकल, तुझे लातों से मारूंगा। दूसरे ने कहा, यदि मैं तुझे यहां लातों से मारूं तो तुझे बचाने कौन आएगा, तथा तीसरे ने कहा यह इससे कम के लायक क्या होगा। तो इनमें से प्रथम 2 अभियुक्तों को इस धारा के अंतर्गत दोषी माना गया जबकि तीसरे को दोषी नहीं माना गया। मोहम्मद इब्राहिम बनाम इस्माइल के बाद में पी नामक व्यक्ति ने अपनी एस नामक पुत्री का विवाह एम के साथ किया। विवाह के पश्चात पी और एम के बीच अग्रिम राशि को लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई, अतः पी ने अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा जिसमें यह अपमानजनक बात कही गई थी कि मेरे पास केवल पुराने फटे जूते ही शेष बचे हैं, इससे बेहतर जूतों का ऑर्डर मैंने दे रखा है, जो आते ही मैं उन्हें तुम्हें और तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। इस बात में यह निर्धारित किया गया कि यह मामला इस धारा के अंतर्गत अभियोज्य नहीं है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप परिवादी द्वारा शांति भंग होने तथा कोई अन्य अपराध किए जाने की संभावना नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने फ्योना सी खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य के बाद में अभिगतन किया कि इस धारा के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि
परिवाद में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त निश्चित अपमानजनक शब्द या उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा का उल्लेख किया गया हो। परिवाद को पूरी तरह पढ़ने से यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम दृष्टया जानबूझकर कारित आपराधिक अभित्रास, अपमान या क्षोभ का प्रकरण बनता है जिससे लोक शांति भंग हो सकती है, तो इस धारा के अंतर्गत विचारण हेतु स्वीकार किया जा सकता है। यह धारा परिवादी से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह अपने परिवाद में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक क्षोभकारी शब्द का यथावत उल्लेख करे। इस धारा का अपराध कारित हुआ या नहीं, यह प्रकरण से जुड़े तथ्यों की पृष्ठभूमि, परिस्थिति, समय, तरीके तथा वह किस व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति संबोधित किए गए हैं आदि सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाता है। इस बात में अपीलार्थी तथा परिवादी में मुंबई के फ्लैट को स्वामित्व को लेकर कुछ विवाद था। अपना कब्जा जताने के लिए अपीलार्थी अमेरिका से मुंबई आई थी। विवाद में अपीलार्थी ने परिवादी से कहा था कि वह अपने देवघर भगवान को रखने हेतु बनाया गया लकड़ी का छोटा देव स्थान शायद बाहर निकल जाए। मजिस्ट्रेट ने वाद के तथ्यों, परिस्थितियों, समय, अपीलार्थी के आचरण एवं व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इस धारा के अंतर्गत प्रथम दृष्टया संज्ञान किए जाने योग्य माना तथा आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की तथा अपीलार्थी को समन जारी किए। मुंबई उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया। अपीलार्थी द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए जाने पर न्यायालय ने विचारण अदालत के आदेश को उचित ठहराते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अपील खारिज कर दी। तो साथियों, ये एक प्रकार से अपमान है और अपमान और मानहानि में क्या अंतर है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो साथियों, मानहानि आगे हम पढ़ेंगे। मानहानि क्या होती है उसको हम बताएंगे। बीएनएस की धारा 356 में इसके बारे में दिया हुआ है और अपमान बीएनएस की धारा 352 में है। तो हम बताते हैं आपको क्या है अंतर। मानहानि का उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान या क्षति पहुंचाना है। अपमान में किसी व्यक्ति की शांति भंग करने के लिए उत्प्रेरित करने का आशय होता है। मानहानि में अपमान का तत्व सदैव विद्यमान रहता है, परंतु सभी अपमान मानहानि नहीं होते हैं। नंबर तीसरा, मानहानि का उस व्यक्ति के अलावा जिसकी मानहानि होती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रकटीकरण आवश्यक होता है, परंतु अपमान सीधे प्रत्यक्षता उसी व्यक्ति के प्रति होता है जिसका अपमान किया गया हो। नंबर चौथा, किसी सत्य कथन से मानहानि नहीं होती, अर्थात कथन की सत्यता मानहानि के अपराध के लिए एक अच्छा बचाव है, परंतु सत्य कथन से अपमान हो सकता है। नंबर पांचवा, मानहानि के लिए देह दंड का प्रावधान जो स्पष्ट किया गया है कितना है, 2 वर्ष तक का है, और अपमान के लिए देह दंड का प्रावधान 2 वर्ष तक का है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मानहानि में लांछनास्पद बात केवल उस व्यक्ति को प्रकट की जाना, प्रकाशित की जाना पर्याप्त नहीं है जिसकी मानहानि की गई हो, अपितु वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति को प्रकट या प्रकाशित की गई होनी चाहिए, जबकि अपमानजनक बात सीधे उस व्यक्ति को संबोधित या प्रकट की जाती है जिसका अपमान किया गया है। अब साथियों, हमला और अपमान में भी अंतर हम बता देते हैं। हमला और अपमान में क्या अंतर है। केवल शब्द मात्र हमले की कोटि में नहीं आते, इसके लिए शब्दों के अलावा कुछ और आवश्यक होता है, जबकि अपमान शब्द मात्रों से हो सकता है। हमले के अपराध में जिस व्यक्ति के प्रति यह अपराध किया जा रहा है उसके मन में यह युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि अभियुक्त उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने जा रहा है, लेकिन अपमान में अपमानित व्यक्ति लोक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने की ओर प्रवृत्त होता है। नंबर तीसरा, अपमान उस व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं होता है जिसका अपमान किया जाए, अपितु यह अपराधी के आशय या ज्ञान पर निर्भर होता है। हमले के लिए यह तथ्य आवश्यक नहीं है। क्या है? हमले के लिए यह तथ्य आवश्यक नहीं है। तो साथियों, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान करेगा जो कोई व्यक्ति इस प्रकार के शब्द बोलेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रकोपित होगा और उसको क्षोभ होगा, तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें दंड का प्रावधान है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।